नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद्यार्थी ले। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर करना ना भूले, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराएं इस चैनल उस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू जो है उसका फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू वीडियो का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A client is admitted to the emergency room with symptom of delirium tremens. After admitting the client to a private room, the priority nursing intervention is to। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है इमरजेंसी रूम के अंदर और सिम्टम उसके अंदर क्या है, डिलीरियम ट्रेमेंस के सिम्टम उसके अंदर है, डिलीरियम ट्रेमेंस के। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एडमिट होने के बाद में, आफ्टर एडमिटिंग क्लाइंट टू द प्राइवेट रूम, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा। फर्स्ट है ऑब्टेन ए हिस्ट्री ऑफ हिज अल्कोहल यूज, प्रोवाइड सीजर प्रिकॉशंस, कीप द रूम कूल एंड डार्क, एडमिनिस्टर थायामीन एंड जिंक। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज एडमिट हुआ इमरजेंसी रूम के अंदर, डिलीरियम ट्रेमंस ये प्रॉब्लम है, इसके सिम्टम मरीज शो कर रहा है। एडमिट होने के बाद में उसको प्राइवेट रूम में रखा और प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या काम में लेंगे, अल्कोहल यूज की हिस्ट्री ऑब्टेन करेंगे, सीजर के प्रिकॉशन देंगे, कूल एंड डार्क रखेंगे कमरे को, और थायामीन और जिंक सप्लीमेंट एडमिनिस्टर करेंगे। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, डिलीरियम ट्रेमेंस। डिलीरियम ट्रेमेंस, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है, हिस्ट्री ऑब्टेन करेंगे अल्कोहल यूज की। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डिलीरियम ट्रेमेंस जो बीमारी है वो अल्कोहल की वजह से ही होती है, तो हिस्ट्री लेने का सेंस नहीं है और ये प्रायोरिटी नहीं है। ले आप भले हिस्ट्री अल्कोहल कितने साल से ले रहा है क्योंकि इसका संबंध अल्कोहल से है, पर ये प्रायोरिटी कभी भी नहीं बन सकती क्योंकि इससे होना कुछ ना है। इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी यहाँ पे, ऑप्शन बी है प्रोवाइड सीजर प्रिकॉशन। तो क्लाइंट जो डिलीरियम ट्रेमेंस का है उसमें रिस्क होती है सीजर की, इसलिए नर्स जो है सीजर प्रिकॉशन मरीज को जरूर प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, डेफिनेटली बी बनेगा। मरीज को सीजर प्रिकॉशन प्रोवाइड करने हैं क्योंकि डिलीरियम ट्रेमेंस वाले मरीज में सीजर होने की पूरी संभावना है, तो उसके प्रिकॉशन काम में लेने जरूरी है। रूम जो है सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, रूम जो है उसको डार्क और कूल रखे, तो डार्क और कूल रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिम लाइट रूम में जरूर रखें, लेकिन एकदम अंधेरा डार्क करने की जरूरत नहीं है, तो डिम रखें उसको, लाइट को जो है रूम की लाइट जो है उसको डिम रखें, लेकिन एकदम डार्क करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट ऑप्शन में लिखा है एडमिनिस्टर जिंक एंड थायामीन, तो ये आंसर नहीं है। डिलीमेंट थायामीन जो है और मल्टीविटामिन जो है उसको देना होता है वर्निकेज एनकेफेलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए, डिलीमेंट ट्रेमेंस नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When a nurse is providing dietary teaching for a client with gout, क्या पूछा गया है, गाउट का मरीज है, हाइपरयूरिसीमिया की वजह से होने वाला एक डिजीज है गाउट। डाइटरी टीचिंग मरीज को प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन सा डाइटरी सिलेक्शन सुटेबल है क्लाइंट के लिए जिसको गाउट है, गाउट वाले मरीज के लिए सुटेबल डाइटरी सिलेक्शन क्या रहेगा, सुटेबल डाइटरी सिलेक्शन। आप डाइटरी टीचिंग दे रहे हो गाउट वाले मरीज को, गाउट एक बीमारी है, हाइपर यूरिसीमिया इसके अंदर देखने को मिलता है। गाउट वाले मरीज में कौन सा डाइटरी सिलेक्शन सुटेबल रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉइल्ड लीवर, मैकरोनी, चीज एंड स्पाइनेच। सेकंड है स्टफ्ड क्रैब, स्टीम्ड राइस एंड पीस। थर्ड है बैग्ड चिकन, पास्ता सलाद, एस्परगस। एंड लास्ट है स्टिक बैग्ड पोटैटो, टोस्ट एंड सलाद। फटाफट से जवाब लिखिएगा, डाइटरी सिलेक्शन सुटेबल फॉर द क्लाइंट विद गाउट हाइपरयूरिसीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। ऐसा डाइट आपको चूज करना है जिसमें प्यूरिन नाम का प्रोटीन जो है वो कम हो। हाइपरयूरिसीमिया जो होता है उसमें प्यूरिन जो होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो प्यूरिन जो है वो कम होना चाहिए, वो डाइटरी
मटेरियल आपको चूज करना है। और प्यूरिन ज्यादातर जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट के अंदर होता है, मीट के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, क्रैब के अंदर होता है, चिकन के अंदर होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है लीवर, क्रैब और चिकन लिखा हुआ देखिएगा, ए, बी और सी। और ये तीनों ही चीजें जो है ये प्यूरिन रिच होती है, इनमें प्यूरिन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हमें तो प्यूरिन कम वाली डाइट देनी है, तो प्यूरिन कम किसके अंदर होता है, टॉस, सलाद, पोटैटो, बैग्ड और स्टिक। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टिक, बैग्ड पोटैटो, टॉस्ड सलाद, इसके अंदर प्यूरिन कम होता है। और प्यूरिन डाइट के अंदर कम होएगा तो मरीज को यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा, और यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा तो मरीज जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A newborn has been diagnosed with extrophy of the bladder. The nurse should position the newborn. मरीज जो है उसको डायग्नोस क्या हुआ है, एक्सट्रोपी ऑफ द ब्लैडर। एक्सट्रोपी ऑफ द ब्लैडर का मतलब होता है ब्लैडर की जो कवरिंग लेयर होती है, जो स्किन होती है, वो वहां से हट चुकी है और ब्लैडर बाहर की तरफ आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है ब्लैडर। जब ब्लैडर एक्सपोज हो जाता है, यूरिन वहां से ड्रेन होने लग जाता है बाहर की तरफ, तो कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो मरीज उस न्यूबॉर्न बेबी को देना चाहिए, कंजेनिटल एनोमली, ब्लैडर की एक्सट्रोपी देखने को मिलती है। और अगर ब्लैडर की एक्सट्रोपी है तो न्यूबॉर्न बेबी को पोजीशन प्रॉन, सुपाइन ऑन आइदर साइड और विद द हेड एलिवेटेड। प्रॉन पोजीशन देंगे, सुपाइन देंगे, लेटरल देंगे या हेड एलिवेशन वाली पोजीशन देंगे, फटाफट से जवाब लिखिएगा। न्यूबॉर्न को कौन सी पोजीशन में प्लेस करेंगे। वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। कंसेप्ट समझिएगा, एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर जब होता है तो हमें मरीज को हमेशा लेटरल पोजीशन देना चाहिए, ताकि यूरिन जो है वो आराम से ड्रेन हो सके। यूरिन को अच्छे से ड्रेन करने के लिए एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर के मरीज के अंदर आइदर साइड मतलब साइड लाइन, क्या मतलब है इसका, साइड लाइन पोजीशन देंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यूरिन को ड्रेन करने के लिए एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर के न्यूबॉर्न बेबी में पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देना होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए इनकरेक्ट है क्योंकि पोजीशन जो है वो एक्सपोज ब्लैडर के अंदर प्रोन नहीं देते हैं। बी और डी इनकरेक्ट है क्योंकि ये अलाउ नहीं करती है यूरिन को पुल करने के लिए, ड्रेन करने के लिए, है ना। तो यहां से यूरिन ड्रेन नहीं होगा, पुल हो जाएगा, इसलिए जो है आपको सुपाइन या हेड एलिवेटेड वाली पोजीशन काम में नहीं लेनी है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी करेक्ट आंसर है, लेटरल और साइडलाइन पोजीशन से यूरिन आराम से ड्रेन हो पाएगा एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर के मरीज के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। एक मदर है 3 महीने ओल्ड बच्चे की इसोफेजियल रिफ्लक्स वहां पे हो गया है। नर्स को पूछ रही है व्हाट सी कैन डू टू लेसन द बेबीज रिफ्लक्स, रिफ्लक्स को कम करने के लिए क्या करेगी। इसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है, 3 महीने का बच्चा है, पूछा जा रहा है कि रिफ्लक्स को कम करने के लिए क्या करना है। तो नर्स शुड टेल द मदर, क्या बताएगी मदर को, क्या बताएगी मदर को, फीड द बेबी ओनली व्हेन ही इज हंग्री, जब बच्चा भूखा हो तभी उसे फीड दे। बर्प द बेबी आफ्टर द फीडिंग इज कंप्लीटेड, जब फीडिंग कंप्लीट हो जाए तो बेबी को बर्प करना है। एक तो है कि बच्चा जब भूखा हो तब फीड देना है, एक है फीडिंग कंप्लीट हो जाए तो बर्पिंग करनी है। तीसरा, प्लेस द बेबी सुपाइन विद हेड एलिवेटेड, बच्चे को सुपाइन पोजीशन रखो, हेड को एलिवेटेड रखो। और लास्ट है बर्प द बेबी फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द फीडिंग, पूरी फीडिंग के दौरान फ्रीक्वेंटली बच्चे को बर्पिंग कराए। कौन सा आंसर करेक्ट है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। जब बच्चा हंग्री हो तब फीड दे, जब फीड कंप्लीट हो जाए तो बर्प करे, हेड को एलिवेट करके सुपाइन पोजीशन दे, और पूरी फीडिंग के दौरान बच्चे को फ्रीक्वेंटली बर्पिंग दे। व्हाट इज द करेक्ट वन, फटाफट से जवाब लिखिएगा। इसोफेजियल रिफ्लक्स, 3 महीने का बच्चा, रिफ्लक्स को कम करने का तरीका यहाँ पे पूछा है, रिफ्लक्स को कम करने का तरीका पूछा है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा कई सारे लोगों ने बी आंसर दिखाया कि फीडिंग कराने के बाद में, फीडिंग को कंप्लीट करने के बाद में बर्पिंग देंगे। फीडिंग को कंप्लीट करने के बाद में बर्पिंग देने से, फीडिंग को कंप्लीट करने के बाद में बर्पिंग देने से बच्चे के अंदर जो गैस एंगल्प करता है बच्चा, जो एयर कलेक्ट हो जाती है स्टोमक के अंदर, वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाती है ना। और जब बच्चा हंग्री हो तभी फीड देने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है। तो ए और बी, जैसे मैक्सिमम लोगों ने बी जवाब दिया है, उससे अच्छा जवाब कौन सा है, डी, कि बर्पिंग अगर आप और ज्यादा फ्रीक्वेंट करो, रिफ्लक्स को रोकना है तो बर्पिंग को और ज्यादा फ्रीक्वेंट कर लो और पूरी फीडिंग के दौरान बर्पिंग कराओ। ऐसा जरूरी नहीं कि फीड देने के बाद ही बर्पिंग करेंगे, है ना, होल फीडिंग बर्पिंग जो है वो फ्रीक्वेंटली करो पूरी फीडिंग के दौरान।
जिसे गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा ही नहीं, और अगर डिस्टेंशन नहीं होगा तो रिफ्लक्स नहीं होगा। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डिस्टेंशन को रोको, रिफ्लक्स को रोको, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होने ही नहीं देना है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी बी इनकरेक्ट है, क्योंकि साइड लाइंग पोजिशन हेड एलिवेशन जो है वो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। अगर आप बच्चे को सुपाइन पोजिशन विद हेड एलिवेट करते हो तो इससे एस्पिरेशन की रिस्क कम होती है, लेकिन इससे रिफ्लक्स का ज्यादा रोल नहीं है। तो ए बी और सी तीनों खोटे जवाब है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अगर आप पूरी फीडिंग के दौरान बच्चे को फ्रीक्वेंटली बर्पिंग करेंगे तो उससे बच्चे में रिफ्लक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। तो ये है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, डॉक्टर एमडी सिंह डायरेक्टर है नर्सिंग इंस्टीट्यूट के, जिनके द्वारा संचालित ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन बैच जो है वो सून स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के सीट कंफर्म कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने के लिए ये फोन पे नंबर दिए हुए हैं, ये मोबाइल नंबर जो आपको दिए हुए हैं, ये मोबाइल नंबर जो आपको दिए हुए हैं, इन मोबाइल नंबर के ऊपर 8949993477 @SBI, ये पीछे की तरफ @SBI लिखना ना भूले, है ना। इस मोबाइल नंबर पे फोन पे के द्वारा आप अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है। ऑफलाइन बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश फटाफट से रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके अपनी सीट को कंफर्म करें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट इस नाम से ऐप वहां पे है, आप उसको डाउनलोड जरूर कर दीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ये टाइप कीजिए। प्ले स्टोर, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलिए, उस पर टाइप कीजिए नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, आपको ये लोगो वहां पे दिखेगा, ये लोगो आपको दिखेगा नोवेल का। इस लोगो वाले ऐप को आप इंस्टॉल कर दीजिए, और ये ऐप जो है इंस्टॉल किया हुआ ऐप आपको फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीजें हम वहां पे लेके आ रहे हैं, तो वो आपको वहां पे मदद मिलेगी। तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। रेटिंग करना ना भूले, ऐप को रेटिंग कीजिए, और अपना सुझाव, अपना इंपोर्टेंट कमेंट ऐप को देना ना भूले। 3 काम आपको करने हैं, ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के अलावा उसको रेटिंग करना है, और अपना इंपोर्टेंट कमेंट उस ऐप के अंदर लिखना है कि आपने क्या इन वीडियो लेक्चर से सीखा, क्या चीजें आपको कंटिन्यू मिल पा रही है। इसके अलावा अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, न्यू बैच स्टार्ट सून ना। क्या जो है ऑफलाइन कोचिंग का फीस रहेगा, कहाँ ऑफलाइन कोचिंग रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्रिक्वेंटली डिलीवर हो जाएगी। अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना बिल्कुल ना भूले। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह की क्वेरी हो तो ये 2 मोबाइल नंबर आपको लिखे हुए हैं, 7272029029, और एक मोबाइल नंबर है 8949993477। इनके ऊपर कॉल करके किसी भी तरह की क्वेरी को आप मिनिमाइज कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। बहुत जल्दी ऑफलाइन स्टडी, यहाँ पे क्लासरूम स्टडी शुरू होने वाली है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। 2 बातें करनी है आपको, एक रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, और दूसरा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर पे जाके ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट टू सक्सेस। देखिएगा, जिंदगी बहुत छोटी है, और इस जिंदगी में आपका जो सपना है उसकी बहुत बड़ी कीमत है। उस सपने को पूरा करना है अपने को, उस सपने को हकीकत में बदलना अपने को, और सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको उस लेवल की मेहनत कराने के लिए, उस लेवल के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए कोशिश पूरी रहेगी, और उस कोशिश को पूरा करने में आप लोगों का सहयोग जरूरी है, आप लोगों का सहयोग जरूरी है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। एक हाथ आपका होगा, एक हाथ हमारा होगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जब दोनों हाथ मिलेंगे तो धमाका बहुत बड़ा होगा, और ये धमाके की रोशनी जो है आपके फ्यूचर को चमकदार, धमाकेदार, गजब का बना देगी। तो फटाफट से अपने आप को अप्रोच करिए, और एक बेहतरीन भविष्य की तरफ, एक लाइफ में सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ देखिए, और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। A child is hospitalized with fracture femur involving the epiphysis. Epiphyseal fracture are serious because first step bone marrow is lost through the fracture site. Second, a normal bone growth is affected. Third, a blood supply to the bone is
obliterated, और लास्ट है callus formation prevent bone healing। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि फ्रैक्चर जो है ना, हॉस्पिटलाइज क्यों है मरीज, क्योंकि उसको फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो एफिफाइसिस उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है, एफिफाइसिस इन्वॉल्व हो गया है। जो एफिफाइजियल फ्रैक्चर है वो सीरियसली होता है, वो सीरियस होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है? एपिफाइसिस जो है उसका फ्रैक्चर सीरियस होने का रीजन होता है क्योंकि बच्चा जो होता है वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, ग्रोथ हार्मोन एपिफाइजियल प्लेट के थ्रू ही काम करता है, तो बच्चे की जो नॉर्मल बोन ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है, इसलिए बहुत सीरियस माना जाता है एपिफाइजियल फ्रैक्चर। एपिफाइजियल फ्रैक्चर सीरियस होता है क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ वहां पे प्रॉब्लम में जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, बी, नॉर्मल ग्रोथ अफेक्ट होती है। ए, सी और डी तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, खोटे हैं, सही स्टेटमेंट नहीं है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है एपिफाइजियल फ्रैक्चर के बारे में। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, एनजी ट्यूब फीडिंग देने से पहले एक क्लाइंट हॉस्पिटलाइज हुआ है सीवीए का, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए का मरीज एडमिट हुआ है और उस मरीज के अंदर नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग आप देना चाहते हैं। एस्पिरेट किया तो 40 ml रेजिडुअल आपको वहां पे मिला। कितना रेजिडुअल मिला? 40 ml रेजिडुअल मिला। तो एज ए नर्स आप क्या करेंगे? सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का मरीज है, एनजी ट्यूब फीडिंग आप देना चाहते हैं। फीडिंग देने से पहले आपने गैस्ट्रिक एस्पिरेट किया, तो रेजिडुअल कितना मिला? 40 ml। 40 ml आपको रेजिडुअल मिला। अगला एक्शन क्या होगा? रिप्लेस द एस्पिरेट एंड एडमिट द फीडिंग। एस्पिरेट जो किया है उसको रिप्लेस कर देंगे और फीडिंग देंगे। डिस्कार्ड कर देंगे एस्पिरेट को और विदहोल्ड कर देंगे फीडिंग को। डिस्कार्ड कर देंगे एस्पिरेट को और बिगिन कर देंगे अगली फीडिंग को, या रिप्लेस कर देंगे एस्पिरेट को और विदहोल्ड कर देंगे फीडिंग को। इनमें से कौन सा एक्शन आप काम में लेंगे? सीवीए का मरीज है, 40 ml आपको रेजिडुअल मिला है, अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 40 ml जो रेजिडुअल मिला है, पहला आपको ये डिसाइड करना है कि ये कम है या ज्यादा है। मतलब ये वो रेजिडुअल है जिसपे फीडिंग विदहोल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आप अपनी अंतरात्मा से, अपने ज्ञान वाले उस भंडार से पूछेंगे कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वहां से एक ही जवाब आएगा कि नहीं करनी चाहिए। क्या जवाब आएगा? नहीं करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे फीडिंग जो है 40 ml जब एस्पिरेशन बचा है, निकला है, तो वहां पे आपको फीडिंग को विदहोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो एस्पिरेट आया है वहां पे उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस मतलब उसको वापस एडमिनिस्टर कर दो और फीडिंग को कंटिन्यू रखो, फीडिंग को विदहोल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि आपको क्या करना है कि जो भी एस्पिरेट आया है उस एस्पिरेट को रिप्लेस कर दो, उसको वापस जो है पेशेंट को दे दो और फीडिंग एडमिनिस्टर कर दो। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बनेगा। डिस्कार्ड नहीं करते हैं कभी भी एस्पिरेट को, तो बी और सी तो खोटे हो गए, इनको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। और विदहोल्ड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, फीडिंग को विदहोल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 ml से ज्यादा और ज्यादातर 100 ml से ज्यादा, अगर एस्पिरेशन जो है वो 100, 50 से 100, 50 ml भी एक लिमिट है, 100 ml भी एक लिमिट है ना। तो 100 ml से ज्यादा अगर एस्पिरेट हो तब कहीं हमें जाके क्या करना होता है कि हमें विदहोल्ड करना होता है, बाकी विदहोल्ड करने की जरूरत नहीं है। 50 ml से कम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, हम फीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे और जो एस्पिरेट किया उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस मतलब उसको वापस एडमिनिस्टर कर देंगे ताकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हो। एनजी ट्यूब फीडिंग एक बड़ा टॉपिक है, फंडामेंटल में ट्यूबिंग्स सारी पढ़ेंगे, जीआई सिस्टम की ट्यूब, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्यूब, रीनल सिस्टम की ट्यूब, ट्यूब जितनी भी अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर की जा रही है उसको कंप्लीट लेक्चर से हम क्लियर करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक क्लाइंट है, उसको फेनिटोइन दवाई जो है वो ऑर्डर की गई है, 0.2 ग्राम फेनिटोइन ओरली देने का बोला है, 0.2 ग्राम ट्वाइस ए दिन में 2 बार, 0.2 ग्राम ओरली ट्वाइस ए डे, 2 बार देना है। तो मेडिकेशन अवेलेबल है 100 मिलीग्राम, कितनी अवेलेबल है? 100 मिलीग्राम, और देनी कितनी है? 0.2 ग्राम, और अवेलेबल कितनी है? 100 मिलीग्राम। तो कितने कैप्सूल फॉर द मॉर्निंग मेडिकेशन द नर्स शुड एडमिनिस्ट्रेशन? क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है ढंग से। 1, 2, 3, 4, चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। एक देंगे कैप्सूल, 2 देंगे, 3 देंगे या 4 देंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए, कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए?
देना कितना है 200 मिलीग्राम। 0.2 ग्राम के अंदर कितना होता है 200 मिलीग्राम। 0.2 ग्राम लिखा हुआ है तो इसमें 200 मिलीग्राम। यह है डिजायर डोज। अवेलेबल कितना है 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम एक कैप्सूल जो है वो 100 का है और देना है 200, तो 20 से 20 2 1 जा 2, तो कितने कैप्सूल जाएंगे 2। मॉर्निंग मेडिकेशन पूछा है तो 2 ही जाएंगे। पूरे दिन का पूछते क्योंकि ट्वाइस ए डे है तो पूरे दिन का पूछते तो 4 होता, लेकिन एक ही टाइम का पूछा तो 2 है। बिल्कुल मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक ही टाइम का पूछा है मॉर्निंग मेडिकेशन का, इसलिए आंसर 2 है। अगर पूरे दिन का पूछ लेते तो 4 हो जाते, क्योंकि दिन में 2 बार है, मतलब 200 की जगह 400 जाएगा, 200 जाता तो 2, 400 जाता तो 4, है कि नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनना चाहिए बी, क्योंकि 2 कैप्सूल जो है वो एडमिनिस्टर आपको वहां पे करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, the LPN is reviewing the lab result of an elderly client when she notes a specific gravity of 1.025. What he you would recognizes that, है ना, क्या recognizes हुआ, लैब रिजल्ट जो आया है एल्डरली क्लाइंट का जिसमें नोट हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.025 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 है। क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है आपने यहाँ पे नोट किया है। फर्स्ट ऑप्शन है द क्लाइंट हैज इंपेयर्ड रीनल फंक्शन, सेकंड द क्लाइंट हैज नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड है द क्लाइंट हैज माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन और फोर्थ है द क्लाइंट हैज डाइल्यूटेड यूरिन फ्रॉम फ्लूइड ओवरलोड। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है इंपेयर्ड रीनल फंक्शन, इंपेयर्ड रीनल फंक्शन, सेकंड है नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड है माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन और फोर्थ है डाइल्यूटेड यूरिन फ्रॉम फ्लूइड ओवरलोड। लैब रिजल्ट आपने रिव्यू किया एल्डरली क्लाइंट का, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.025। क्या रिकॉग्नाइज करेंगे आप एज ए नर्स, क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.025। 1.025। सबसे पहले आप कमेंट कीजिए नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। सभी लोग कमेंट कीजिए नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, फटाफट से अपना कमेंट कीजिएगा। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, फटाफट से कमेंट करिएगा। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, फटाफट से कमेंट करिएगा। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 से लेके 1.025। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 से लेके 1.025। यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 1.025, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, नॉर्मल है। बहुत अच्छे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल वैल्यू 1.010 से 1.025, यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 1.025, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, नॉर्मल है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपेयर्ड रीनल फंक्शन नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन नहीं है और फ्लूइड ओवरलोड से यूरिन डाइल्यूट हो गया ऐसा भी नहीं है। तो ए सी और डी तीनों खोटे जवाब है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है ये नॉर्मल वैल्यू है स्पेसिफिक ग्रेविटी की 1.025। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, a client with acute pancreatitis has requested pan medication. Which pan medication is indicated for the client with acute pancreatitis? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले मरीज के अंदर सीवियर पैन होता है, पैन की कौन सी मेडिकेशन रिक्वेस्ट करेंगे आप, कौन सी पैन की मेडिकेशन दी जा सकती है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाली कंडीशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैन की वो मेडिकेशन चूज करनी है जिससे स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो है उसमें स्पाज्म को प्रिवेंट किया जा सके। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले मरीज में स्पिंक्टर ऑफ ओडाई में जो है स्पाज्म ना हो, इसके लिए उसे नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है वो काम में लेने होते हैं। पैन के लिए, पैन को मिनिमाइज करने के लिए नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक वहां पे काम में लेने होते हैं। आंसर क्या रहेगा, मेप्रिडीन, कीटोडोलेक, मॉर्फिन या कोडिन। इन 4 ऑप्शन में नॉन ओपियोइड्स कौन सी मेडिकेशन है, सिंपली आपको चूज करना है। अगर मैं कोडिन की बात करूं ये ओपियोइड है, मॉर्फिन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है और कीटोडोलेक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये तीनों दवाई जो है वो ओपियोइड ग्रुप की है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है।
एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अंदर मरीज ब्लीडिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होता है ना, तो उस मरीज में ओपियोइड एनाल्जेसिक आपको नहीं देने होते हैं। स्पिंक्ट्रोपोडाई में ये स्पाज्म करते हैं, इसलिए उसको नहीं देना होता है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ये ड्रग नहीं काम में ले सकते। तो ए ही पीछे बचा, और यहाँ पे यही पूछा गया था पेन की मेडिकेशन जो है वो कौन सी रहेगी, तो जवाब है मेप्रिडिन। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेप्रिडिन आप मरीज को दे सकते हो, ये एनाल्जेसिक का काम करेगी जो मरीज एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का है। कीटोडोलेक, मॉर्फिन और कोडीन यहाँ पे खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेप्रिडिन शुड बी यूज्ड इन द क्लाइंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस फॉर द मिनिमाइज और पेन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। एक बार आप लोगों से फिर गुजारिश, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, उसको इंस्टॉल जरूर कर दें। मैक्सिमम चीजें आपको वहां पे मिलेगी इस ऐप के थ्रू, आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे इन फ्यूचर। प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे आप टाइप कीजिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, आपको ये लोगो दिखेगा। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप जो है आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगा। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिएगा, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने को मिलेगी ऐप के थ्रू। और एक नया चीज वहां पे आपको कुछ चीजें इन फ्यूचर ऐप के थ्रू मिलने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप बिल्कुल ऐप को इंस्टॉल जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। और इसके अलावा अपने आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म करिए इंस्टीट्यूट के अंदर। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 8949993477 8949993477 ये पे आईडी है, यूपीआई आईडी है। इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन खुद को कर सकते हैं। नंबर के पीछे 8 SBI लिखना ना भूले, 8 SBI ना लिखना भूले, और अपने आप को रजिस्टर्ड करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूले। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखाइए सारथीपन और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा देख पा रहे हैं, तो आप सही जगह पे एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।